नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से मिलने वाली छूटों के बारे में। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कारोबारियों से लेकर आम इंसान तक सभी की जेब और जिंदगी पर असर डालता है। बिल्कुल, और ये जानकारी हमने एक काफ़ी डिटेल्ड जीएसटी स्टडी मटेरियल से जुटाई है जिसमें 31 अक्टूबर 2024 तक के अपडेट शामिल हैं। जी बिल्कुल, लेटेस्ट जानकारी है। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर सरकार को ये छूट देने का अधिकार कहाँ से मिलता है, कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और ख़ास तौर पर कौन सी सेवाएं हैं जिन पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ, कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझ सकें। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, छूट का मतलब है टैक्स से राहत। इसका मुख्य उद्देश्य है एक तो ज़रूरी चीज़ों और सेवाओं पर टैक्स का बोझ कम करना, अच्छा, और साथ ही जनता के हित में मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ खास सेक्टर्स को बढ़ावा देना। तो ये शक्ति, ये पावर सरकार को मिलती कहाँ से है? मतलब कहीं तो लिखा होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। इसके लिए संविधान ने सरकार को अधिकार दिया है और फिर जीएसटी कानून में इसका प्रावधान है। अच्छा, मुख्य रूप से सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी एक्ट की धारा 11 और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी एक्ट की धारा 6, ये वो सेक्शंस हैं जो सरकार को ये ताकत देते हैं कि वो छूट दे सकती है। जी, कि वो जनहित में और हाँ, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर किसी भी वस्तु या सेवा पर जीएसटी माफ कर सकती है। अच्छा, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश जरूरी है। और ये छूट दी कैसे जाती है? कोई खास तरीका है इसका? हाँ, दो मुख्य तरीके हैं। या तो सरकार एक आम सूचना जिसे नोटिफिकेशन कहते हैं वो जारी करके छूट दे सकती है, जो सबके लिए होती है। हाँ, जो आम तौर पर सभी पर लागू होती है, या फिर किसी खास मामले में एक विशेष आदेश यानी स्पेशल ऑर्डर के जरिए भी छूट दी जा सकती है। ओके, स्पेशल ऑर्डर। और इन छूटों में भी मैंने सुना है कुछ प्रकार होते हैं, कुछ पूरी तरह माफ होती हैं, कुछ शर्तों के साथ। एकदम सही कहा आपने। एक होती है पूर्ण छूट या कहें एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन। एब्सोल्यूट मतलब ये हर हाल में लागू होगी, सप्लायर इस पर टैक्स ले ही नहीं सकता। अच्छा, ले ही नहीं सकता। नहीं। दूसरी होती है सशर्त छूट, मतलब कंडीशनल एग्जेम्पशन। इसमें कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं और अगर शर्तें पूरी हों तो छूट मिलेगी। यहाँ रजिस्टर्ड व्यक्ति के पास एक ऑप्शन होता है, वो चाहे तो छूट का फायदा उठाए या फिर सामान्य रूप से टैक्स चुकाए और आगे उसका क्रेडिट ले ले। यानी व्यापारी को ये देखना होगा कि छूट एब्सोल्यूट है या कंडीशनल, और कंडीशनल है तो क्या करना है। बिल्कुल, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक बात और, अगर कभी किसी छूट की भाषा को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, कोई शक हो, हाँ, ऐसा हो सकता है, तो सरकार नोटिफिकेशन जारी होने के 1 साल के अंदर एक स्पष्टीकरण मतलब एक एक्सप्लेनेशन जारी कर सकती है। अच्छा, 1 साल के अंदर? जी, और वो एक्सप्लेनेशन पिछली तारीख से ही लागू माना जाता है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। ओके, तो ये तो हुई कानूनी बातें, ये पावर कहाँ से आई, कैसे छूट दी जाती है। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता? देखिए, वस्तुओं की लिस्ट तो काफी लंबी है, पर ज्यादातर वो चीजें हैं जो कह सकते हैं सीधे खेत से आती हैं या बिना ब्रांड के बिकती हैं। जैसे खुला आटा, मैदा, बेसन है, खुला अनाज, दूध, दही, लस्सी, अंडे, ताजी सब्जियां, फल, ये सब। इन पर आमतौर पर जीएसटी नहीं है। लेकिन आज हम सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। हाँ, क्योंकि वहां शायद नियम थोड़े ज्यादा पेचीदा हैं। बिल्कुल, सेवाओं में काफी बारीकियां हैं। ठीक है, तो सेवाओं पर आते हैं। कौन सी सर्विसेज हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं? शुरुआत करते हैं चैरिटेबल यानी धर्मार्थ और धार्मिक गतिविधियों से। हाँ, ये एक अहम कैटेगरी है। देखिए, अगर कोई संस्था इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA या अब जो नया है 12AB, उसके तहत चैरिटेबल संस्था के तौर पर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और वो संस्था धर्मार्थ गतिविधियां प्रदान कर रही है, तो वो सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं। अब ये धर्मार्थ गतिविधियां, ये क्या मानी जाती हैं? क्या हर वो काम जो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट करता है वो इसमें आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून ने इसे साफ तौर पर परिभाषित किया है। अच्छा, क्या क्या आता है इसमें? इसमें मुख्य रूप से शामिल है पब्लिक हेल्थ से जुड़ी चीजें, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, कोई काउंसलिंग है या जागरूकता फैलाना। ठीक है। फिर धर्म, अध्यात्म या योग को बढ़ावा देना। योग भी? हाँ, योग का प्रचार भी। फिर जरूरतमंदों के लिए शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट, जैसे अनाथ बच्चे, बुजुर्ग, कैदी, ये ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग। और आखिर में
पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अच्छा, तो मतलब दायरा काफी स्पष्ट है। नियत के साथ साथ गतिविधि का प्रकार भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। क्या कुछ ऐसा भी है जो चैरिटेबल संस्था करे लेकिन वो छूट के दायरे में ना आए? हाँ, बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए कोई संस्था किसी इवेंट में विज्ञापन के अधिकार बेचती है, स्पॉन्सरशिप लेती है। अच्छा। या किसी कार्यक्रम के लिए एंट्री फीस लेती है, तो वो धर्मार्थ गतिविधि नहीं मानी जाती और उस पर जीएसटी लगेगा, भले ही वो संस्था चैरिटेबल रजिस्टर्ड हो। जी हाँ, भले ही संस्था रजिस्टर्ड हो। इसी तरह अगर कोई धार्मिक स्थल जैसे मंदिर या गुरुद्वारा अपने परिसर में कमरे, हॉल या दुकानें किराए पर देता है, हाँ, ये तो होता है, तो वहां भी कुछ सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं। जैसे कमरे का किराया अगर 1000 रुपए रोजाना से कम है तभी छूट है। हाँ, 1000 रुपए प्रतिदिन। हाँ, और अगर कोई हॉल या खुली जगह है तो उसका किराया 10,000 रुपए रोजाना से कम होना चाहिए। और अगर कोई दुकान या बिजनेस स्पेस है तो उसका किराया 10,000 रुपए महीने से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर उस किराए पर जीएसटी लगेगा। यानी चैरिटेबल संस्था होने का मतलब ये नहीं कि हर आमदनी टैक्स फ्री हो गई, बहुत सारे नियम और शर्तें हैं। बिल्कुल। चलिए अब कृषि यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी सेवाओं की बात करते हैं। ये तो हमारे देश की रीढ़ है। इस सेक्टर में क्या छूटें हैं? हाँ, कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इससे जुड़ी कई सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जैसे फसल कटाई के बाद खेत पर ही जो प्रक्रियाएं होती हैं, मान लीजिए उपज को सुखाना, साफ करना वगैरह। कृषि मजदूरों की सप्लाई, खेती की मशीनरी किराए पर देना, मिट्टी या बीज की टेस्टिंग करना। कोल्ड स्टोरेज। हाँ, कोल्ड स्टोरेज या वेयरहाउसिंग, खासकर अनाज, दालें, फल, सब्जियां, इन सब के लिए। चावल की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग भी। और मंडियों का क्या, एपीएमसी वगैरह? हाँ, कृषि उपज मंडी समिति या जो कमीशन एजेंट होते हैं, वो अगर कृषि उपज की खरीद बिक्री से जुड़ी सेवाएं दे रहे हैं तो वो भी छूट प्राप्त है। यहाँ पर ये कृषि उपज या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब समझना शायद बहुत जरूरी होगा। हाँ। क्या हर चीज जो खेत से निकलती है वो कृषि उपज है? ये बहुत ही अहम सवाल है और यहीं अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ। कृषि उपज का मतलब है पौधों या जानवरों से मिलने वाला उत्पाद, घोड़ों को छोड़कर। अच्छा। हाँ, जिस पर या तो कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसेसिंग ना हुई हो या फिर सिर्फ ऐसी बेसिक प्रक्रिया हुई हो जो किसान आम तौर पर खुद करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि वो चीज प्राथमिक बाजार मतलब मंडी में बिकने लायक बन जाए और उसकी मूल पहचान, उसका एसेंशियल कैरेक्टर न बदले। तो अगर प्रोसेसिंग ऐसी हो जिससे चीज की मूल पहचान ही बदल जाए तो फिर वो छूट नहीं मिलेगी। बिल्कुल। कोई उदाहरण दे सकती है? जैसे आलू कृषि उपज है, लेकिन अगर आलू से चिप्स बना दिए तो चिप्स कृषि उपज नहीं रहे। समझ गया। इसी तरह धान से चावल बनाना मतलब राइस मिलिंग, धान कृषि उपज है, चावल नहीं। अच्छा। गन्ने से गुड़ बनाना या चाय की पत्तियों को प्रोसेस करके पैकेट वाली चाय बनाना, ये सब प्रक्रियाएं उत्पाद की मूल पहचान बदल देती हैं। और ये काम आमतौर पे किसान खुद नहीं करते मंडी में बेचने के लिए। सही कहा, ये अक्सर मिलों या फैक्ट्रियों में होता है। इसलिए इन प्रोसेस्ड चीजों से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी लग सकता है, भले ही कच्चा माल कृषि उपज था। ये बारीकियां जानना तो कारोबारियों के लिए, खासकर एग्री बिजनेस वालों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब शिक्षा यानी एजुकेशनल सर्विसेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या नियम है? शिक्षा में भी छूटें हैं, लेकिन यहाँ भी जैसा आपने कहा शर्तें हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि जीएसटी कानून में शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसे माना गया है। हाँ, किसे माना गया है? तक के स्कूल आते हैं। ठीक है। फिर ऐसे कॉलेज या संस्थान जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई और क्वालिफिकेशन देते हैं, वो भी शामिल है। मान्यता प्राप्त होना जरूरी है जी, और वो भी भारतीय कानून के तहत। और तीसरा, सरकार द्वारा अनुमोदित वोकेशनल कोर्स चलाने वाले संस्थान भी इसमें आते हैं। तो फिर जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं जो आईआईटी, जेईई या मेडिकल की तैयारी करवाते हैं, क्या वो भी शैक्षणिक संस्थान माने जाएंगे? नहीं, ये कॉमन सवाल है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स इस परिभाषा में फिट नहीं होते। अच्छा। इसलिए उनकी सेवाएं यानी कोचिंग देना वो जीएसटी के दायरे में आती हैं, उन पर टैक्स लगता है। तो छूट किस पर है? शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर। हाँ, मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपने छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को दी जाने वाली सेवाएं छूट प्राप्त हैं, जैसे शिक्षा देना और परीक्षा आयोजित करना।
और अगर कोई बाहर की एजेंसी इन शैक्षणिक संस्थानों को सेवा दे रही हो, जैसे स्कूल बस चला रही हो या कैंटीन का ठेका ले रखा हो? हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। कुछ सेवाएं जो शैक्षणिक संस्थानों को दी जाती हैं, वे भी छूट प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या पेंच हो? छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए परिवहन यानी बस सेवा, कैंटीन सेवा, मिड डे मील समेत और सुरक्षा, सफाई या हाउसकीपिंग सेवाएं, ये सिर्फ प्री स्कूल से हायर सेकेंडरी स्तर तक के संस्थानों के लिए ही छूट प्राप्त हैं। मतलब अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बस चल रही है या कैंटीन है तो उस पर जीएसटी लगेगा? जी हाँ, कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्तर पर अगर ये सेवाएं बाहर से ली जा रही हैं तो उन पर जीएसटी लगेगा। ये तो बड़ा फर्क है। हाँ, इसी तरह ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल या पत्रिकाओं की सप्लाई अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को की जाती है जो डिग्री कोर्स कराते हैं तो वो छूट प्राप्त है, लेकिन अगर स्कूलों को सप्लाई हो तो नहीं। बाप रे, यानी स्कूल और कॉलेज के लिए नियम काफी अलग-अलग हैं। बिल्कुल, बारीकी से देखना पड़ता है। अच्छा, अब स्वास्थ्य सेवाओं यानी हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें, ये तो बहुत जरूरी सेक्टर है। हाँ, और इसीलिए स्वास्थ्य सेवाएं भी काफी हद तक जीएसटी से मुक्त रखी गई हैं। स्वास्थ्य सेवा का मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब है किसी बीमारी, चोट, विकृति, असामान्यता या गर्भावस्था के निदान, ट्रीटमेंट या देखभाल से जुड़ी सेवाएं। और ये सेवा कौन दे सकता है? ये सेवा या तो किसी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट जैसे अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम द्वारा दी जानी चाहिए या फिर किसी अधिकृत डॉक्टर या पैरामेडिक द्वारा। और इलाज का तरीका? क्या हर तरह का इलाज कवर होता है? यहाँ जरूरी है कि इलाज भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के तहत हो। जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी, ये सब मान्यता प्राप्त है। तो क्या कॉस्मेटिक सर्जरी भी इसमें शामिल है? आजकल इसका काफी चलन है। नहीं, आमतौर पर कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी को स्वास्थ्य सेवा नहीं माना जाता और वो छूट के दायरे से बाहर है। यानी उस पर जीएसटी लगता है? जी हाँ, लेकिन अगर ये सर्जरी किसी जन्मजात विकृति को ठीक करने या किसी चोट या एक्सीडेंट के बाद शरीर के किसी अंग को ठीक करने यानी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के तौर पर की जा रही है तो ये छूट प्राप्त हो सकती है। अच्छा, अस्पतालों में कमरे के किराए को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी बीच में, उसका क्या नियम है अब? हाँ, ये एक अहम बदलाव हुआ था। देखिए, अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए जो कमरा होता है, अगर उसका किराया 5,000 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा है, 5,000 रुपये प्रतिदिन? हाँ, तो 5,000 रुपये से ऊपर की जो रकम है सिर्फ उस पर जीएसटी लगेगा। पूरे किराए पर नहीं? नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये से ऊपर वाले हिस्से पर। और ये नियम आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू जैसे क्रिटिकल केयर यूनिट्स पर लागू नहीं होता। वो हमेशा छूट प्राप्त रहेंगे, चाहे किराया कितना भी हो। अच्छा, ये 5,000 वाली बात जानना जरूरी है। हाँ। और खाने का क्या, जो मरीज को खाना दिया जाता है? अगर खाना भर्ती मरीज को डॉक्टर की सलाह के अनुसार डाइट के हिस्से के तौर पर दिया जा रहा है तो वो स्वास्थ्य सेवा का ही हिस्सा माना जाता है और छूट प्राप्त है। और अगर मरीज के रिश्तेदार या बाहर के लोग कैंटीन में खाएं तो वो टैक्सेबल है, उस पर जीएसटी लगेगा। चलिए, अब आते हैं सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर। एक आम धारणा है कि सरकारी सेवाएं सारी टैक्स फ्री होती हैं, क्या ये सही है? ये धारणा बिल्कुल गलत है। अच्छा? हाँ, ज्यादातर सरकारी सेवाएं अब जीएसटी के दायरे में आती हैं। हाँ, कुछ चुनिंदा सेवाओं को छूट जरूर दी गई है। जैसे कौन सी? कुछ उदाहरण देंगी? जैसे वो सेवाएं जो संविधान के तहत पंचायतों या नगर पालिकाओं के काम माने गए हैं, आर्टिकल 243G और 243W में लिस्टेड, जैसे साफ सफाई, पानी सप्लाई वगैरह। बेसिक सिविक कम्युनिटीज। जी, या फिर सरकार द्वारा दी जाने वाली कुछ खास सेवाएं जैसे पासपोर्ट जारी करना, वीजा देना, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, कानून के तहत जरूरी कोई रजिस्ट्रेशन करना या टेस्टिंग करना। और एक और अहम छूट है, अगर सरकार किसी छोटे कारोबारी को सेवा दे रही है जिसका टर्नओवर जीएसटी सीमा से कम है तो वो सेवा भी छूट प्राप्त है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं शायद। हाँ, इसमें डाक विभाग की सेवाएं, रेलवे की सेवाएं, विमान या पोत से जुड़ी सेवाएं और माल या यात्री परिवहन की सेवाएं शामिल नहीं हैं, ये टैक्सेबल हो सकती हैं। और अगर सरकार 5,000 रुपए तक का कोई चार्ज ले रही हो किसी सेवा के लिए? हाँ, एंट्री 9 के तहत अगर किसी सेवा के लिए सरकार 5,000 रुपए तक का शुल्क लेती है तो वो भी छूट प्राप्त है, बशर्ते वो सेवा लगातार न दी जा रही हो। तो फिर कौन सी मुख्य सरकारी सेवाएं हैं जिन पर टैक्स लगता ही लगता है? देखिए, डाक विभाग की ज्यादातर सेवाएं जैसे स्पीड पोस्ट, पार्सल वगैरह। हाँ। रेलवे की सेवाएं
सिवाय सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास के टिकट के माल या यात्रियों का परिवहन। और वो जो पुलिस सुरक्षा देती है सरकार कंपनियों को, हाँ, अगर सरकार जैसे राज्य पुलिस किसी सरकारी कंपनी, पीएसयू या प्राइवेट कंपनी को सुरक्षा सेवा देती है तो वो टैक्सेबल है। और इस पर वो क्या बताया था आपने, आरसीएम लगता है? जी हाँ, इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम लगता है। मतलब सेवा लेने वाली कंपनी या पीएसयू को ही जीएसटी सरकार को जमा करना होता है। अच्छा, आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी उलट जाती है, सप्लायर से रिसीवर पर आ जाती है। बिल्कुल सही समझे आप। ये कुछ खास सेवाओं पर ही लागू होता है। ठीक है, अब जरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर आते हैं। यात्री और माल ढुलाई दोनों बहुत अहम है, इनमें क्या छूटें हैं? पहले यात्री परिवहन की बात करते हैं। यात्री परिवहन में ज्यादातर सेवाएं अब टैक्सेबल हैं। एसी बसें, फर्स्ट क्लास रेलवे, हवाई जहाज, सब पर टैक्स है। लेकिन कुछ को छूट मिली हुई है। जैसे हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास, अगर वो उत्तर पूर्वी राज्यों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या बागडोगरा एयरपोर्ट से शुरू या खत्म हो रही है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के लिए खास। जी। रेलवे में फर्स्ट क्लास या एसी कोच को छोड़कर बाकी टिकट जैसे सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे की सेवाएं पूरी तरह छूट प्राप्त हैं। बसें अगर नॉन एसी हैं, चाहे वो स्टेज कैरेज हो जो रूट पर चलती हैं या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जिन्हें बुक किया जाता है, तो छूट है। लेकिन अगर वो टूरिज्म के लिए हैं तो नहीं। और एक और शर्त है कि ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए बुक न की गई हों। अच्छा, और ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मीटर वाली कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इनकी सेवाएं भी छूट प्राप्त है। लेकिन फिर वही शर्त, अगर ये किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ओला, उबर के जरिए बुक नहीं किए गए हैं। अगर ऐप से बुक किया तो टैक्स लगेगा। तो काफी शर्तें हैं यहाँ भी। अब माल ढुलाई यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट का क्या? ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है। हाँ, और यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी जीटीए को लेकर। जीटीए? जी, पहले ये समझ लें कि सड़क से माल ढुलाई अगर कोई व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टर करता है, जैसे कोई ट्रक वाला है और वो कंसाइनमेंट नोट जारी नहीं करता। कंसाइनमेंट नोट, ये क्या होता है और ये इतना जरूरी क्यों है? कंसाइनमेंट नोट एक तरह की रसीद या दस्तावेज होता है जो ये बताता है कि माल ट्रांसपोर्टर की कस्टडी में है, कहाँ से कहाँ जाना है, किसका माल है वगैरह। ये माल भेजने वाले कंसाइनर और ट्रांसपोर्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट का सबूत होता है। तो जो ट्रांसपोर्टर ये कंसाइनमेंट नोट जारी करता है उसे ही जीएसटी कानून में जीटीए माना जाता है। और अगर कोई कंसाइनमेंट नोट जारी ना करे तो? अगर कोई ट्रांसपोर्टर जैसे कोई इंडिविजुअल ट्रक मालिक बिना कंसाइनमेंट नोट जारी किए सड़क मार्ग से माल ढुलाई करता है तो वो जीटीए नहीं है और उसकी सेवा एंट्री 18 के तहत जीएसटी से पूरी तरह मुक्त है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो फिर जीटीए की सेवाएं हमेशा टैक्सेबल होती हैं? नहीं, हमेशा नहीं। यहाँ भी छूट है। जीटीए द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में भी कुछ खास मामलों में छूट है। किन मामलों में? जैसे अगर जीटीए कुछ खास तरह का सामान ढो रहा है, लिस्ट वही है जो हमने कृषि उपज वगैरह में देखी थी, राहत सामग्री, रक्षा का सामान, अखबार, कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, जैविक खाद। अच्छा, स्पेसिफिक गुड्स के लिए। जी, और एक बहुत महत्वपूर्ण छूट है एंट्री 21A। अगर जीटीए किसी अपंजीकृत व्यक्ति, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेवा दे रहा है तो भी छूट है। अनरजिस्टर्ड मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कोई आम आदमी या छोटा दुकानदार। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अगर सेवा लेने वाला फैक्ट्री, सोसाइटी, सहकारी समिति, कोई कंपनी या फर्म है या रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो ये छूट नहीं मिलेगी, भले ही वो अनरजिस्टर्ड हो। यानी अगर जीटीए किसी बड़ी अनरजिस्टर्ड एंटिटी को सेवा दे तो टैक्स लग सकता है, लेकिन आम आदमी को दे तो छूट है। हाँ, मोटे तौर पे यही है। एक और छूट है 21B। अगर जीटीए किसी ऐसे सरकारी विभाग को सेवा दे रहा है जो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है तो भी छूट है। ये जीटीए वाला पॉइंट तो वाकई बहुत ध्यान देने लायक है। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता होगा। जी हाँ, कंसाइनमेंट नोट ही कुंजी है। चलिए, अब बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं। सबसे कॉमन सवाल, क्या लोन पर जो ब्याज लगता है वो जीएसटी फ्री है? हाँ, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाओं में सबसे बड़ी छूट यही है कि जमा, डिपॉजिट्स, लोन या एडवांस देने की सेवा, जहां बदले में मिलने वाला कंसिडरेशन ब्याज, इंटरेस्ट या डिस्काउंट के रूप में है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है।
तो लोन का ब्याज, एफडी का ब्याज, सेविंग्स अकाउंट का ब्याज, ये सब जीएसटी फ्री हैं। जी हाँ, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ ब्याज। मतलब अगर बैंक कोई लोन प्रोसेसिंग फीस ले रहा है या चेक बाउंस चार्ज ले रहा है या कोई और सर्विस चार्ज जैसे अकाउंट स्टेटमेंट निकलने का चार्ज, तो उस फीस या चार्ज पर जीएसटी लगेगा। और क्रेडिट कार्ड का ब्याज? क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला ब्याज इस छूट में शामिल नहीं है, वो टैक्सेबल है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। हाँ, और एक और छूट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट BSBD खाते होते हैं, उन खाता धारकों को दी जाने वाली बैंकिंग सेवाएं भी छूट प्राप्त हैं। ठीक है, अब बीमा यानी इंश्योरेंस सेक्टर को देखते हैं। क्या सारी बीमा पॉलिसियां छूट प्राप्त हैं? नहीं, सारी बिल्कुल नहीं। लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी बीमा योजनाएं हैं जिन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। जीवन बीमा में कौन सी? जीवन बीमा में जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के तहत मिलने वाली एन्युटी, सेना, नौसेना, वायुसेना के ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJB, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY, ये सब प्रमुख हैं। और सामान्य बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस में? उसमें भी कई हैं, खासकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी, जैसे हट इंश्योरेंस स्कीम, पशुधन बीमा, किसानों के लिए कृषि पंप सेट बीमा, फसल बीमा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY, मौसम आधारित फसल बीमा योजना यानी RWBCIS। स्वास्थ्य बीमा में? स्वास्थ्य में जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यानी RSBY, निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये सब छूट प्राप्त है। तो मूल रूप से जो योजनाएं सामाजिक सुरक्षा या गरीब तबके या किसानों के लिए हैं, उन्हें छूट दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और इन छूट प्राप्त योजनाओं का अगर री इंश्योरेंस होता है तो वो भी छूट प्राप्त है। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ और जरूरी सेवाएं हैं शायद जिन पर छूट मिलती है, जल्दी से उन पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण छूटें हैं जो आम लोगों या छोटे कारोबारियों से जुड़ी हैं। जैसे वकीलों द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं, अगर ये किसी आम व्यक्ति को दी जा रही हैं या ऐसे कारोबारी को जिसका टर्नओवर जीएसटी सीमा से कम है या सरकार को, तो ये छूट प्राप्त हैं। सीनियर वकील अगर किसी दूसरे वकील या फर्म को सेवा दे रहे हैं तो भी छूट है। और घर का किराया? हाँ, ये बहुत कॉमन है। अगर रिहायशी घर यानी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रहने के लिए किराए पे दी जाती है तो उस किराए पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर बिजनेस के लिए किराए पर दें तो फिर जीएसटी लगेगा। और यहाँ एक और बात, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को दी जाती है भले रहने के लिए, तो अब RCM में टैक्स लग सकता है। अच्छा, RCM यहाँ भी? जी। फिर हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वो अपने सदस्यों से जो मेंटेनेंस चार्ज लेती हैं, अगर वो 7,500 रुपये प्रति सदस्य प्रति माह तक है तो उस पर जीएसटी नहीं है। 7,500 रुपए की लिमिट है? हाँ। म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जू या किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एंट्री टिकट पर छूट है। और सिनेमा हॉल, कॉन्सर्ट, मंडल, अगर इनकी टिकट 500 रुपये प्रति व्यक्ति तक है तो छूट है। 500 रुपए तक? जी। तो कुल मिलाकर इन सारी छूटों का मकसद क्या नजर आता है, एक बार फिर से समराइज करें तो? मकसद बिल्कुल साफ है। एक तो आम जरूरत की चीजों और सेवाओं को आम आदमी के लिए सस्ता रखना, उन पर टैक्स का बोझ कम करना। हाँ। और दूसरा, कुछ खास सेक्टर्स को प्रोत्साहन देना, जैसे कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, छोटे कारोबार हैं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, इन्हें बढ़ावा देना। लेकिन जैसा हमने पूरी बातचीत में देखा, ये छूटें सीधी साधी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इनमें कई परतें हैं, शर्तें हैं, सीमाएं हैं, परिभाषाएं हैं जो बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं। हाँ, जैसे हमने कृषि उपज में प्रोसेसिंग की सीमा देखी, शैक्षणिक संस्थान कौन है कौन नहीं ये देखा, GTA का वो कंसाइनमेंट रोड वाला नियम, या अस्पताल के कमरे का 5,000 वाला किराया। जी, ये सब ऐसी बारीकियां हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन हो सकता है या गलती हो सकती है। कारोबारियों के लिए तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कब उन्हें GST कलेक्ट नहीं करना है और कब शायद उन्हें RCM के तहत खुद ही टैक्स जमा करना पड़ सकता है। हाँ, कंप्लायंस के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। और आम लोगों के लिए भी ये समझना जरूरी है कि कुछ सेवाएं क्यों सस्ती हैं और कुछ क्यों महंगी, या कहाँ उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है और कहाँ नहीं। सही कहा।
ये छूटें जीएसटी कानून का एक बहुत ही जटिल लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने आज जीएसटी छूटों के कई पहलुओं को छुआ, धर्मार्थ कामों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, बैंकिंग, कानूनी सेवाएं और भी बहुत कुछ। ये दिखाता है कि कानून कितनी तरह की गतिविधियों और जीवन के कितने हिस्सों पर असर डालता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। सेवाएं टैक्सेबल हैं, वो कल जनहित में छूट प्राप्त हो सकती हैं? ये संभव है। या फिर क्या इन छूटों को धीरे धीरे कम करके जीएसटी को और सरल और ज्यादा व्यापक बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि ये छूटें राहत तो देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून को जटिल भी बनाते हैं। हाँ, ये एक संतुलन बनाने वाली बात है, राहत देना बनाम सरलता रखना। जी, इस संतुलन को साधना सरकार के लिए हमेशा एक चुनौती रहेगी। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है भविष्य के लिए। हम अपने श्रोताओं को यही सलाह देंगे कि अगर इनमें से कोई क्षेत्र सीधे तौर पर उन्हें प्रभावित करता है तो वे आधिकारिक स्रोतों जैसे सीबीआईसी की वेबसाइट या किसी टैक्स प्रोफेशनल से और गहरी जानकारी जरूर लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।